ऐसे लग रहा था कि जैसे ओपन जेल है, उसी में बच्चे चीख लें, चिल्ला लें, प्यासे मर जाएं, भूखे मर जाएं। कभी कोई उन बच्चों से पूछने तक नहीं आया कि कुत्ते की तरह पटक करके मारा है बुरी तरीके से, बाल नोचा है और लात से मारा है। सागर, ये लखनऊ का है, कुमार स्वामी साहब, ये लखनऊ का है, ये बेंगलोर में काम करता रहा या तो ये प्रभावित है भगत सिंह से। तो एक तो ये मनोरंजन, ये बीटेक है नीलम, उसके आपने बताइए कि ये एमए, बीएड, एमएड और इसके बाद एमफिल और फिर नेट क्वालिफाई। सिंधे ग्रेजुएट है और वो भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र और आज भारत एक नई सोच पर आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। संसद में घुसपैठिए घुस जाते हैं, घुस गए, सुरक्षा पे सवाल खड़े हो गए, सुरक्षा टूट गई, दुर्घटना नहीं हुई, ये बात दीगर है, लेकिन उस घटना को दोबारा रिपीट किया जो आज से 2000 का मेरे ख्याल से 21 साल हो गए उस घटना को। आज दोबारा उस घटना को फिर उसी तरह से रिपीट हुई। एक संदेश गया, एक संदेश ये गया कि सुरक्षा कितनी चाक चौबंद है, वो भी नई संसद में, जिसके लिए कहा जा रहा था कि ये तो बड़ी सुरक्षित है और इसके सारे नए इक्विपमेंट लगाए गए हैं, सुरक्षा के प्रावधानों को देखा गया है, उन गलतियों पर ध्यान दिया गया है जो गलतियां पूर्व में हुई, और ये नई सदी की, नए समय की नई संसद, और इसमें इतनी आसानी से ये लड़के उस सुरक्षा को ब्रेक कर गए। एक तो सवाल ये खड़ा हुआ, सुरक्षा कैसी है। हम इस पे विभिन्न और इसके और क्या आयाम है, इस पे हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पैनल है जिसमें कुछ युवा पत्रकार हैं, वह और कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ हैं एक वरिष्ठ पत्रकार कुमार स्ववीर, एक जाना माना नाम, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण अखबारों में और चैनलों में काम किया, महुआ न्यूज के स्टेट ब्यूरो हेड रहे और काफी खबरें, बड़ी बड़ी खबरें ब्रेक की, जुझारू पत्रकार रहे। और दूसरा ये कि अभी जब पत्रकारिता पे सवाल खड़ा होता है तो वहां लड़ने के लिए सबसे अगली पंक्ति में खड़े हो जाते हैं। सिद्दीक कप्पन की बात आई तो आप देखा कि यहाँ पे न्याय नहीं हो रहा है या यहाँ पे प्रताड़ित हो रहा है, तो आप बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े हो गए और उनके लिए उनके जमानतगार बने, जबकि ऐसे समय में जो कठिन समय मीडिया के लिए चल रहा है और एक अलग तरह की उथल पुथल है। हमारे साथ हैं पल्लवी जी, एक जाना पहचाना नाम सोशल मीडिया का, और जिनके वीडियो लोग सराह रहे हैं, देख रहे हैं, जो कि एक जमीन से जुड़ी एक निष्पक्ष पत्रकारिता करती हैं, ऐसी ऐसी जगह पे जाती हैं जिनकी बातें कोई देखता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, वहां पहुंच के ये वीडियो बनाती है, वहां पे खबरें करती हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और हैं बुरजैन जी, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक स्तंभ है, जिनको अपनी एक समझ है, जो आज की इलेक्ट्रॉनिक युग को, मीडिया को समझते हैं और उस पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। कुमार साहब, आपसे ही शुरुआत करेंगे। संसद की सुरक्षा ब्रेक हुई, ये तो सवाल है, लेकिन इसके साथ सवाल ये है कि ये लड़के जो ब्रेक करने वाले थे, प्रथम दृष्टया तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये किसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होंगे। आपका क्या मानना है इस पे? अभी तक जो जानकारी आई है, अगर सरकार की सारी एजेंसीज ठीक से काम कर नहीं रही हैं, तो अभी तक बिल्कुल साबित हो गया है कि ये बच्चे पूरी तरीके से निर्दोष हैं और इनके अंदर एक आक्रोश भरा हुआ है इसको लेकर के, चाहे वो किसान पर लेकर के इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और केवल हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्व उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब तक सुनता रहा और पूरा देश उस पर खामोश रहा। फिर चाहे वो मणिपुर का मामला हो जिसमें 2 लड़कियों को नंगा करके जुलूस लगाया गया है, अब तक 250 से ज्यादा लोग जहां पर मारे जा चुके हैं, वहां पर कोई अपनी आवाज नहीं उठा रहा है। ये जो नीलम है, एमफिल हुआ है, बीएड किया है, उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है, ये सारे बच्चे हैं और इनमें कहीं भी ये साबित नहीं हो पाई है सारी एजेंसीज जांच की कि इन्होंने किसी अपराध में वो लोग कभी शामिल रहे हैं, किसी गिरोह में शामिल रहे हैं। शामिल जब किया करने की साजिश की जा रही है, केवल ये किया जा रहा है कि पन्नू ने एक धमकी दी थी,
फिर ये कहा जा रहा है कि 22 तारीख, इसी 13 तारीख को ही 22 साल पहले इतना बड़ा हमला हुआ था। इसको अगर कोरिलेट कर सकते हैं तो ये बड़ा मूर्खतापूर्ण है। बस केवल तारीख से ही हम चीजें निर्णय तक पहुंचा देंगे, वो तो बड़ा मूर्खतापूर्ण होगा। दरअसल हमें उसको सिस्टमेटिक चीजों को देखना पड़ेगा कि ये बच्चे ऐसा क्या करना चाहते थे। नीलम की उम्र तकरीबन 39 से लेकर के 41-42 साल के भी है, और उसकी उम्र ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है किसी चीज को साबित करने की अपने जीवन में। जो उसके लक्ष्य था वो नहीं कर पा रहे। उसके साथ कोई मामला ही नहीं था कि वो आत्महत्या कर ले, लेकिन वो आत्महत्या करने के पहले वो साबित करना चाहती थी कि मैं क्या हूं, मुझे क्या समस्या है, और केवल मेरी ही नहीं समस्या है बल्कि पूरे राष्ट्र की कोई समस्या है, पूरे देश की बात कर रहे हैं। और जो बच्चे वहां पर आए वो बिल्कुल भगत सिंह के साथियों की शैली में, जो लखनऊ में असेंबली में फेंका गया, उसी तरीके से उन्होंने बम तो नहीं लेकर लेकिन रंग फैलाए। उसको सौहार्द के प्रेम के तौर पे नहीं देखा जा सकता, रंग की होली में आ रहा है। दरअसल वो आक्रोश का एक प्रतीक था कि उसमें उन्होंने अपनी बात कही और कूद गए अंदर जाकर के। वो कोई हमलावर नहीं थे। हाँ, उन्होंने जो रास्ता था अपनाया, बहुत अच्छा नहीं किया, ये बिल्कुल गलत किया, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जरा ये सरकार को देखना पड़ेगा कि उसकी सुरक्षा संसद को लेकर के बिल्कुल नया बनाया है अपने, उनमें इस तरीके से बच्चे वहां पहुंच गए, उन्होंने इतना बड़ा हमला कर दिया। ये बहुत बड़ा भयावह स्तर है, जब उनके मुकाबले इन बच्चों की गलती बिल्कुल न्यूनतम है और श्रेष्ठतम मतलब सबसे उच्चतम जो गलतियां अपराध है वो सरकार के हैं। दूसरी बात, आप इसको महुआ पर पासवर्ड देने का आरोप आपने दिया, उनको पद से बर्खास्त करा दिया, सांसद गिरी से हटा दिया, और इस पे जो प्रताप सिंह ने पूरा इन दोनों लोगों को दिया, उस पर आप कोई सवाल ही नहीं करना चाहते, जबकि उनको सबसे पहले इन बच्चों को पकड़ने के साथ ही साथ सबसे पहले सस्पेंड कर देना चाहिए प्रताप सिंह पर। उसमें आपने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। ये साबित होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। ये सरकार बहुत गंभीर के दौर से गुजर रही है। सरकार की वजह से पूरा देश पूरे संकट में आ गया है। आप देखिए कि दर्शक दीर्घा जो अनिवार्य पक्ष होता है उस पर पास बनना बंद हो गया है, पत्रकारों को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। अब समस्या है कि वहां जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो दरअसल मैं आपको एक सेकंड में और बताना चाहता हूं। दरअसल जब ये नीचे कूदे हैं तो उन दोनों को एक वहशी की तरीके से इन सांसदों ने, जो 4-4 5-5 साल बार के सांसद हैं और खाए पिए मोटे हुए लोग हैं, 4-4 5-5 बार की पेंशन ले रहे हैं, उन्होंने उस बच्चों को एक कुत्ते की तरह पटक करके मारा है बुरी तरीके से, बाल नोचा है और लात से मारा है। क्या ये शोभित करता था, इनको शोभा करता था? दरअसल ये उन्होंने अपने उस चरित्र का प्रदर्शन कर दिया है जो इनकी खुद की पार्टी का ये पूरा मामला है, और इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है कि जिन भी सांसदों ने किया है वो हरकत, वो सारे के सारे आज से जुड़े हुए सांसद हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप केवल ये देखें कि उन बच्चों ने गलती की, तो उससे अपराध तो इन लोगों ने किया है, चाहे वो सरकार हो या सरकार के उनकी एजेंसी हो या इनके सांसद हो। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि आज भी इतना होने के करीब 24-36 घंटे के बाद भी सरकार ने इस पूरे मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया। जी जी, सौबिर जी की बात आई, अब इसकी दूसरे पहलू पे हम बात करेंगे दूसरे राउंड में। इससे पहले ये बच्चे थोड़ा सा और ब्रीफ कर दें। सागर ये लखनऊ का है, कुमार सौबिर साहब ये लखनऊ का है, ये बेंगलोर में काम करता रहा या पढ़ता रहा, पढ़ाई लिखाई तो इसकी कम बताई जा रही, इंटर पास ये बताया जा रहा है, लेकिन हमने भी इसका सोशल, उस पर हम ब्रजेन जी से बात करेंगे, सोशल इसका पेज देखा तो ये प्रभावित है भगत सिंह से, और ये विदेश जो यूरोप में क्रांतियां हुई उसके बारे में लिखता है, पढ़ता है, ये बातें करता है, और यहाँ के हालातों पे भी खुल के बात करता है, लिखता है। 2021 से लिख रहा है वो, मैंने उसका फेसबुक पेज देखा। तो एक तो ये मनोरंजन, ये बीटेक है, साउथ का है, कर्नाटका का है, बीटेक तक पढ़ा हुआ है। नीलम, उसके आपने बताइए कि ये एमए, बीएड, एमएड
और इसके बाद MPhil। एमफिल और फिर नेट क्वालिफाई। वो शिक्षिका का काम कर रही थी, टीचर भी थी और अपनी तैयारी भी कर रही। नौकरी उसको भी नहीं मिली, वो भी बेरोजगार। अमोल सिंधे महाराष्ट्र से, सिंधे ग्रेजुएट है और वो भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। वो विभिन्न कभी दरोगा भर्ती, पुलिस भर्ती, सैनिक भर्ती सब में जाता है। तो अगर देखा जाए तो चारों लोग एक संवर्ग के हैं, एक तरह के हैं, जो कि पढ़े लिखे हैं और नौकरी तलाश रहे हैं। मैं पल्लवी से सवाल है मेरा, पल्लवी जी क्षेत्रों में जाती हैं, पब्लिक के बीच में जाती हैं और पत्रकारिता करती हैं, वीडियो बनाती हैं। क्या आपको क्या लगता है ये वर्ग, ये जो घटना हुई, इसके पीछे कोई ऐसा असंतोष है? बेरोजगारी क्या इसका एक कारण हो सकता है? क्या ये एक बेरोजगारी के ये एक सिंबल, एक शोकेस हो सकते हैं? वो दिख नहीं रही जिसको बताया जा रहा है कि रोजगार मिल रहा है, क्या ये शोकेस है जिस पे धूल डाली जा रही है, उस आग पे धूल डाल के बंद किया जा रहा है, लेकिन ये उसके शोकेस है, निकल के आए और इतना बड़ा असंतोष हो गया जो इस रूप में आया, जिसका परिणाम उनके परिवार वालों को, उनके परिवार के फैमिली के लोग हमने देखे बेहद सीधे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है, बिल्कुल लो मिडिल क्लास के लोग हैं, सामान रोजी रोटी जुगाड़ करके अपना काम चलाते हैं, कोई ज्यादा बड़े होने की तमन्ना नहीं है। लेकिन एक आप क्या महसूस करती हैं कि युवाओं में कैसा, एक युवा होने के नाते क्या आपको लगता है? अभी तो सबसे पहले तुरंत किसी निर्णय पे जाना मुझे ठीक नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी जांच है, जांच होगी, फिर पता चलेगा कि इसके पीछे क्या था। लेकिन अगर सामने से जो चीजें सामने आई उसको देख के लगता है, जैसे नीलम है, उनकी माता जी बता रही हैं, बहुत सीधी लड़की थी, अपने गांव में, हरियाणा में, जिस गांव से वो आई थी वहां पे वो पढ़ने में बहुत अव्वल रही हैं, बहुत अच्छी रही हैं पढ़ाई लिखाई को लेके। एक सरकारी नौकरी की आस में अपने घर से दूर एक हॉस्टल में रहने वाली लड़की, ऐसे भी परिवार से दूर रहने वाली एक लड़की बहुत कुछ फेस करती है। उसके बाद आखिर क्या नौबत आई होगी जो लड़की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है, पढ़ाई में अव्वल है। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि वो लड़की ना आओ देखती है, ना ताओ देखती है, वो नारे लगाती है, और नारे भी ऐसे नहीं भारत माता की जय के नारे लगाती है, और ये कहती है कि तानाशाही नहीं चलेगी। तो एक बच्ची जो तैयारी कर रही है वो तानाशाही अगर बोल रही है तो किस चीज की तानाशाही? वही तानाशाही ना जब बच्चे अपनी जॉब मांगने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो उन पर पानी के बौछार चलाए जाते हैं, जब बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं तो उन पर आंसू गैस के गोले चलाए जाते हैं। ये तो हमेशा ही होता है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे बीएड वाले प्रोटेस्ट करें, चाहे भर्ती वाले प्रोटेस्ट करें, चाहे कोई भी बच्चे जब प्रोटेस्ट करते हैं तो वो तस्वीरें तो हमने भी कई बार जाकर दिखाई है कि वो बच्चे जब अपने हक के लिए वहां खड़े होते हैं तो कैसे एक फोर्स तैनात की जाती है उनकी आवाज को दबाने के लिए। तो उनको ये लगने लगा है कि अब हम उस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब बच्चे उस तरीके से प्रदर्शन करते हैं, अभी मुझे एकदम अच्छे से याद है कि लखनऊ में एसआई भर्ती को लेके कुछ घोटाला हुआ था और बच्चे वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनको एक इको गार्डन के बगल में एक कोई जगह दी गई थी, वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए उनको बोला गया था, लेकिन उससे बाहर उनको निकलने ही नहीं दिया जा रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे ओपन जेल है, उसी में बच्चे चीख लें, चिल्ला लें, प्यासे मर जाएं, भूखे मर जाएं। कभी कोई उन बच्चों से पूछने तक नहीं आया कि जो बच्चे वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो किस हाल में है। सर ठंडी का समय था और बच्चियां रात में वहां पर प्रोटेस्ट पर रुक रही थी, वो जो जगह था वहां पर रुक रही थी। अब उनकी सुरक्षा का क्या, एक दो मतलब सिक्योरिटी गार्ड वहां खड़े होने चाहिए थे, वो तक नहीं वहां पे खड़े थे। तो ये सब चीज वो बच्चे देख रहे हैं और लगातार देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है वो एक फ्रस्ट्रेशन है जिसकी वजह से उन लोगों ने अपना गुस्सा इस तरीके से जताने की कोशिश की। वो सही तो नहीं है, लेकिन उन्हें कुछ और समझ में नहीं आया। जैसे कि वो जो लड़की है वो मणिपुर की भी बात करती है, वो भारत माँ की जय का नारा भी लगाती है, वो जय भीम भी बोलती है, तो ऐसा कुछ तो नहीं लगता कि वो देशद्रोही होगी या कि देश की छवि बिगाड़ने की कोशिश करी होगी, या उसका किसी सांसद या किसी नेता से कोई पर्सनली दुश्मनी रही होगी। मुझे अपना पर्सनली ये लगता है कि वो बच्ची अपनी ही कोई बात रखने वहां आई होगी और उन्हीं नेता को सुनाने आई होगी जो बहरे हो गए हैं, जो उस समय नहीं सुनते हैं, जब वो ये दावा करते हैं कि हम सुनना चाहते हैं, हम आपके हितों की बात सुनना चाहते हैं। युवाओं से तो यही बोलकर नेता आते हैं, लेकिन जब नहीं सुनते हैं तो बच्चे, ये एक अलग तरीका मुझे लग रहा है उन्होंने अपनाया है, जो गलत है। लेकिन अब भगत सिंह ने भी यही तरीका अपनाया था ना, अपने गूंगे बहरे लोगों को अपनी आवाज सुनाने के लिए, तो उन्हें लगा कि हो सकता है कि ये एक तरीका अपनाया जाए। मुझे अपना राय में यही समझ में आता है कि एक लड़की इतनी मजबूत तो नहीं हो सकती सर। अपना समाज ऐसा है ना जिसमें लड़की चूल्हा चौका छोड़कर पढ़ने निकली हो और वो
मतलब क्रांतिकारी बन जाए या ऐसी बन जाए, वो कोई ऐसी परिस्थिति रही होगी। 42 कम साल नहीं है जिसमें उसने बहुत कुछ फेस किया। अब उसको लगा है कि जिंदगी में अब तो कुछ बचा नहीं है, गवर्नमेंट जॉब की भी सर एक एज होती है। अब उसको ये लगने लगा है कि बहुत कम समय बचे हैं, तो अपनी आवाज बताकर ये बताया जाए कि आप भर्तियां नहीं निकाल रहे हैं, या तानाशाही, मतलब तो मुझे यही समझ में आया। जी, जी। आपका कहने का मतलब है कि वो चीजें जो अब लग रहा है कि हमारी बात सुनी नहीं जाएगी, कई ऐसी घटनाएं। सौबीर जी जान रहे होंगे, एक आंदोलन यहाँ पे शिक्षक हैं, जो 69,000 शिक्षक हुए थे, उनको आज 1.5 साल हो गया, 18 महीना, 500 दिन से ज्यादा हो गए। वो बच्चे वो एक बात आप कर रहे हैं कि शिक्षक भर्ती में ओबीसी और दलित को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया, उनकी भागीदारी नहीं हुई, और उन्होंने वो कई जगह से लड़के आए। हाई कोर्ट ने भी कहा इसको देखिए, जांच कराइए, पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कहा जांच कराइए, लेकिन उस पर कोई जू नहीं लग रहा। आज 500 दिन हो गए, वो अभी भी बैठे हैं लखनऊ में। इससे पहले जो अभी पल्लवी जी बात कर रही थी दरोगा भर्ती का, वो भी वहां बैठे रहे। उससे पहले डायल 100 वाली, वो वहां पे वो एक लोग भी हफ्ते से बैठे ज्यादा रहे। दिवाली त्योहार पे बैठी रही, लेकिन सरकार को कोई उनकी सुधी नहीं ली। बाद में जाके उनका किसी विपक्ष के नेता ने जाके उनका अनशन तोड़ाया। ये तो ये है, तो ये इसका मतलब ये अब चीजें इस यूथ को पता चल गया है कि एक तो सोशल मीडिया के माध्यम से चीजें थोड़ी नैरो, थोड़ा करीब आ गई हैं, और ये अब बाउंड्री खत्म हो गई कि महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा ये सब एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। ये तो इसका असर हुआ। दूसरा, उसका दूसरा पहलू ये है कि जहां सोशल मीडिया का ये कनेक्शन और दायरा बढ़ा, वहीं सरकारें भी मजबूत हो गई, और वो उसी से ही वो रिफ्लेक्ट करती है, वो ज्यादा बड़ा शोर मचाने लगती है। अगर एक नौकरी दी जाती है तो एक इवेंट होता है कि देखिए साहब ये नौकरी दी जा रही है, 150 नौकरियां दी गई, इवेंट होके दिखाया जाता है, तो वो भी ज्यादा शोर मचाने लगी, और उस शोर में ये छोटा शोर दब जाता है, और ये कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नहीं आता। और सोशल मीडिया अभी उतना ताकतवर नहीं है जितना वो अपना प्रभाव छोड़ सके, लेकिन कनेक्शन बड़ा हो रहा है, दायरा बड़ा हो रहा है। ब्रजेन जी, जैसे अभी सवाल हो रहे हैं कि ये एक महाराष्ट्र से जुड़ा, एक हरियाणा से जुड़ा, ये ऐसे कैसे जुड़ सकते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, और इसमें इसके पीछे क्या कारण है, क्या शक्तियां हैं। तो आप चूंकि एज ए एक्सपर्ट आप सोशल मीडिया को समझते हैं, काम करते हैं, उसमें काम करते हैं, उसको समझते हैं, तो क्या ये बहुत बड़ा काम है क्या, या ये क्या, ये इसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, या इससे क्या हमको देखिए देखिए मिल रहा है? देखिए सोशल मीडिया के इस दौर पे, और खैर ये तो हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, देश की आजादी से पहले गांधी जी का देश है। गांधी जी ने भी, जब उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं था, जब उन्होंने अहिंसा का पाठ लोगों को पढ़ाया तो पूरे देश ने पढ़ा। उस समय भी एक मानसिकता, एक विचारधारा प्रसारित हुई। तो खैर आज की डेट में तो सोशल मीडिया का जमाना है, टेलीफोन है ना। पत्राचार भी बहुत तेजी से फैल रहा है आजकल। 3 दिन में आप स्पीड पोस्ट करिए, पूरे इंडिया में कहीं पहुंच जाता है। तो इतना आसान नहीं रहा कनेक्ट करना किसी को। और जब सौवीर सर से बता रहे थे कि वहां पर जो एमपीज थे किस तरह से पीटने लगे थे, खा खा के पहलवान हो गए, उस समय मुझे एक फिल्म का बड़ा अच्छा डायलॉग याद आया, पान सिंह तोमर का। उसमें था कि पार्लियामेंट डाकू तो संसद में रहते हैं, चंबल में तो बागी रहते हैं। तो वो जो बच्चे वहां गए थे वो बागी थे, वो असल में डाकू या कोई आतंकवादी नहीं थे। जो मेरे दिमाग में, जो मेरी समझ है वो कह रही है, वो फ्रस्ट्रेटेड थे, वो बागी बनाए गए थे। बागी किसने बनाया था? ये आम जनता को, हमें, आपको, पत्रकारों को समझना चाहिए। सारी पत्रकारिता जगत, जो मीडिया चीख चिल्ला चिल्ला के कह रही सिक्योरिटी की चूक, सिक्योरिटी की चूक तो है, ये तो जाहिर सी बात है, उसकी जांच तो एक विषय है ही। लेकिन एक दूसरा विषय है कि कैसे एक देश का युवा इतना मजबूर हो गया कि उसने अपना परिवार छोड़ दिया, उसने आगे छोड़ दिया कि मैं क्या कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। मतलब ये सीधे जा करके एक, मतलब अपने आप को एक सुसाइड अटेम्प्ट है। जा करके पार्लियामेंट में बम फोड़ देना एक सुसाइड अटेम्प्ट है। मतलब देश का युवा इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट है सरकार से, उसे बिल्कुल यकीन नहीं रहा कि मेरा भविष्य क्या होगा, और वो जाके इस तरह के हरकतों को करता है। ये चीज, ये मनोवैज्ञानिक दशा युवा की समझने वाली चीज है, जिसको समझना चाहिए। और ये खैर हमारे पत्रकारों को नहीं, ये सरकारों को भी सोचना और समझना चाहिए। और जैसे पल्लवी जी बता रही थी कि हम लोगों ने किस तरीके से लखनऊ में कवर किया था, और भी कई करते हैं। यहाँ पर
और हमारे घर में भी बच्चे हैं, मेरा भी छोटा भाई है, मेरी भी बहन है, सब लोग तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई बिजनेस के लिए स्ट्रगल कर रहा है, उनको वहां पर सहूलियत नहीं मिल पा रही, तरह तरह से हर एजेंसीज में जहाँ जाते हैं प्रताड़ित होते हैं। बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, समय पे फॉर्म नहीं आ पाता है, फॉर्म आ पाता है तो समय पे एडमिट कार्ड नहीं आता है, एडमिट कार्ड आता है तो 500 किलोमीटर चला जाता है उनका परीक्षा सेंटर, वो भी एक दिन पहले पता चलता है। किस तरह बच्चे जाते हैं, हजारों रुपए का फॉर्म भर के वहां जाते हैं, घिसते हैं, उसके बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट आता है तो धांधली होती है, धांधली के बाद जांच होती है, जांच होती है, उसके बाद फिर रिजल्ट आता है, कैंसिल हो जाता है, फिर दोबारा भर्ती, ये आदमी थक जाता है। और ये सिस्टम जो पूरा ये है ना सर, ये सिस्टम इस दिमाग में इतना ज्यादा त्रस्त कर देता है, इतना ज्यादा कि आदमी मजबूर हो जाएगा, है ना। तो ये सिस्टम के लोग बनाए हुए थे, ये कोई अपराधी नहीं थे, ये सिस्टम ने ही इनको बनाया है, जो मेरी जो है समझ कह रही। और पूरा पैटर्न आप समझेंगे तो इस पैटर्न को देखिएगा कि संसद में, पार्लियामेंट में जिस तरह से भगत सिंह ने नारा दिया था, मेक द डीफ हियर, है ना, मतलब बहरों को सुनाना होगा, उसी पैटर्न पे इन लोगों ने काम किया है। और एक चीज और देखिए, काम करते हुए जब उन्होंने वो स्मोक बम फोड़ा तो बसंती रंग निकला, मेरा रंग दे बसंती चोला, है ना। तो इस पूरे पैटर्न को इन्होंने सिर्फ एक चीज काम दिया है कि भाई हमारा तो करियर बर्बाद हो रहा है, लेकिन इस सिस्टम को जगा देना है। देश में एक जो आक्रोश मन में बैठी हुई है, जैसे उस समय अंग्रेजों के खिलाफ बैठी हुई थी, इस समय जैसे मन में लोगों के खिलाफ बैठी, सिस्टम के खिलाफ, चाहे वो किसी भी चीज हो, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, किसी भी मुद्दे पर हो, ताकि लोग भड़के जाने, है ना, ये चीजें। तो खैर बेहद दुखद की बात है कि जो हमारी आज की डेट की पत्रकारिता है, खास करके जो व्हाइट कॉलर बड़ी बड़ी वो स्टूडियो वाली पत्रकारिता है, वो बिल्कुल विफल रही है इस चीजों को लोगों के बीच में पहुंचाने में। और रही बात सोशल मीडिया की सर, तो आपने एक बात अभी बोली कि जो बच्चे, देखिए सोशल मीडिया चलता कैसे है, या तो लोगों को इंटरेस्ट आ रहा हो, कोई भी पोस्ट आप करते हैं या तो उस पोस्ट में लोगों को मजा आए तो वो वायरल होगा, अदरवाइज आपके पास इतना पैसा है कि पैसा खर्च करा के आप लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। तो जो आम मुद्दा है जनता की, विडंबना इस देश की है सर, कि जो एक स्टूडेंट की जो मुद्दा है, हम लोग भी कवर करते हैं, जब कभी रियल स्टोरीज कवर करते हैं, बढ़िया चीज दिखाते हैं, कुछ मुद्दे की बात दिखाते हैं, तो वीडियोस नहीं चलती हैं, लोग देखना नहीं चाहते हैं, स्किप कर जाते हैं, ठीक है। तो जब कोई अपना मुद्दा बताता है, स्टूडेंट जाकर के प्रोटेस्ट करता है, अपना मुद्दा उठाता है, तो वो वीडियो सोशल मीडिया पे नहीं चल पाती हैं, और उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो प्रमोट करें, पेड प्रमोशन करके अपने पोस्ट को, अपने वीडियोस को चलाएं। लेकिन गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है, इनके करोड़ों के बजट आईटी सेक्टर में आते हैं कि भैया आप प्रचार प्रसार करो, होर्डिंग लगाओ, बैनर लगाओ सोशल मीडिया पे, हर एक टाइमलाइन पे मोदी जी को चमकाओ, इनको चमकाओ, हर मोदी, मैं सपा की बात कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, मैं हर एक पार्टी की बात कर रहा हूँ, करोड़ रुपए खर्चा कर रही है। तो ये है सोशल मीडिया की हकीकत, यहाँ कौन की बात उठती है, किसकी बात नहीं उठती, ये सारी चीजें हैं सर। सर एक चीज अगर आप मुझे समय दे तो मैं बोलूं जी। पल्लवी सर। जी कुछ कहना चाहेंगे? एक किस्सा मुझे अभी तुरंत जब सर बोले हैं तो याद आया है। एक बार हम लोग एक नर्सिंग कॉलेज था, उनका एक प्रोटेस्ट था, उसको हम कवर कर रहे थे। उसमें एक लड़की थी, लड़की नहीं थी वो, मतलब शादीशुदा एक महिला थी। वो जब अपनी कहानी बता रही थी, वो कहानी मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहती हूँ। वो महिला रोते रोते ये बताई कि पिता अपना जमीन बेचकर मेरे को नर्सिंग की पढ़ाई कराए थे। दरअसल वो जो कॉलेज है वो फ्रॉड निकल गया था, मतलब 2019 से उसका रजिस्ट्रेशन नहीं था, तब भी वो एडमिशन वगैरह ले रहा था। और इसमें जो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो थे, उनका लिंक था बीजेपी से। वो सब छोड़ते हैं, मुद्दे पे मैं आती हूँ। वो लड़की रो रो कर ये बता रही थी कि मेरे पिताजी अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, अपनी विरासत जो जमीन थी, उसको बेचकर मेरी पढ़ाई कराए। अब स्कूल फ्रॉड निकल गया, अब मेरे पिता दोबारा मुझे नहीं पढ़ाएंगे और मेरी घर की स्थिति अब फिर वही हो जाएगी, मुझे फिर से वही सब झेलना पड़ेगा। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन उस लड़की का था, वैसे ही इस देश में तमाम ऐसी लड़कियां जिसके माता पिता किसान हैं, मजदूर हैं, और बड़ी मुश्किल से ये कह कर पढ़ाते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 साल का समय है, अगर तुम नौकरी पालो तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा ब्याह करा दिया जाएगा, दहेज के पैसे से मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। इस तरीके का एक फ्रस्ट्रेशन बच्चों को बड़े पहले से ही दिया जाता है। और ऐसे में जब पेपर देने के बाद जब पेपर लीक हो जाना, उसमें किसी तरीके का कोई फ्रॉड निकल आना, और फिर वो मैटर कोर्ट में चले जाना, फिर 6 साल तक जब तक वो रिजल्ट आउट होता है ना, तब तक उस बच्चे की शादी भी हो गई रहती है, तो बच्चे भी हो गए रहते हैं। तो ये सारा फ्रस्ट्रेशन सारी लड़कियां देख रही हैं। मुझे लग रहा है कि शायद वो जो नीलम है, वो ये सब कुछ देख के, समझ के, और
एक कहीं से उनके अंदर की जो आग रही होगी, उन्होंने सोचा होगा कि मैं जाकर इस तरीके का कुछ करूंगी तो शायद इस मुद्दे पर बात होगी, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया इस मुद्दे पर बात कर रही है कि हम अब चलो ठीक है, ये बच्चे अपनी जान जोखिम में डाल दिए तो चलो अभी रोजगार की बात कर लें, अभी बेरोजगारी की बात कर लें। अभी भी हो नहीं रहा है। अभी भी एक तो होली में जो रंग खेलने वाला जो स्प्रे होता है उसको लेकर दौड़ रहे हैं लोग, भाग रहे हैं, एक दूसरे से छीन रहे हैं। बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी भी स्प्रे बॉटल लेके घूम रहा है। तो ये हालत है। वो तो मेन स्ट्रीम मीडिया का सच है, वो सबने देखा और उस पे तो हम सबको अब हंसी आती है और ऐसा लगता है कि हम लोगों तो वो दौर देखा ही नहीं। कुमार सौबी साक्षी हैं कि इस दौर की हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। टीवी हम लोग जब प्रिंट से और इलेक्ट्रॉनिक में गए तब इसकी शुरुआत हुई, तब ये सोचा था कि अब प्रिंट खत्म हो जाएगा, टीवी चलेगा, लेकिन ये नहीं सकते थे कि टीवी ऐसे चलेगा। खैर वो अलग बात है, मीडिया का जो रोल है उस पर चर्चा दूसरे तीसरे राउंड में करेंगे। उससे पहले ये जो अभी इन्होंने कहा कि ये एक लोगों के अंदर रोष है, असंतोष है कि नौकरी नहीं मिल रही है। ये तो अब अच्छा, प्रथम दृष्टया ये नजर भी आ रहा है कि इन बच्चों का, चारों का, जो हम जैसे हमने जो खंगाला, जो देखा, उनके हमने वो फेसबुक पेज देखे। तो अभी साहब एक जगह वो 2021 में लिखता है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये सागर शर्मा जो लखनऊ का है, ये लिखता है, सच्चा भारतीय होने के लिए सिर्फ हिंदू होना या हिंदी बोलना काफी नहीं है। सच्चा भारतीय वही है जो धर्म जात में बटा ना हो। सच्चा भारतीय वही है जो भारत सरकार और कानून को ऊपर मानता हो, भारत सरकार से कानून को ऊपर मानता हो। सच्चा भारतीय वही है जो भाषा और राज्य में भेदभाव से न करता हो। सच्चा भारतीय वही है जो बलिदान के समय सबसे आगे हो। यही एक सच्चे भारतीय की पहचान है। बाकी हिंदू मुस्लिम ये तो भारतीयों को बांटने वाले शब्द हैं। ये 2021 में एक पोस्ट में लिख रहा है और इसकी बहुत सारी पोस्ट हमने खंगाली है, उसमें बहुत सारी चीजें इसी टाइप की ये बातें कर रहा है। कहीं बेरोजगार की बात करता है, कहीं समाज की बात करता है, और इन चीजों में ये इस पे दुनिया, अच्छा आजकल क्या है, कोई चीज लिखता है तो पूरा सोशल मीडिया में लोग पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, लोग कनेक्ट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज चल रही है जो प्रथम दृष्टया ये लग रही है, ये असंतोष है लोगों में। अब सवाल ये कि हम उसको नहीं देखना चाहते हैं या नहीं देख पा रहे हैं। हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं तो ये घुस गया, जैसे अभी पल्लवी ने कहा कि वो ये देखिए वो कैंडल इसी से घुसा था और ये देखिए और ये चलाई और उसी को टीआरपी बना दिया, कैंडल के लिए लड़ गए। उसी को हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के धुरंधर और बड़े बड़े पत्रकार ग्राउंड में ऐसे तो एक तो वो, अच्छा दूसरा ये तो चलिए, ये तो सबीर साहब मैं आपसे इस चीज पे थोड़ा सा आप इंगित करें कि असली जड़ क्या है, क्या वास्तव में ये फ्रस्ट्रेशन ये है समाज में, क्या स्थिति है, इस पे आप डालिए प्रकाश थोड़ा सा। देखिए, पराजय किसी भी मसले पर हो सकती है। हम खेल रहे हैं, उस पे हार सकते हैं, परिवार में डांट पड़ गई, उस पर भी हो सकते हैं। उससे दुख होता है, जब दुख आगे बढ़ता है तो हताशा के तौर पे आता है, और हताशा जब से ज्यादा भयावह हो जाती है तो अवसाद की स्थिति बन जाती है। अवसाद और अवसाद आम हत्या की ओर लेके जाता है। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, इन बच्चों ने जो कुछ किया है, पराजय मतलब हार से, आक्रोश से, अवसाद, लेकिन अवसाद से पहले उन्होंने जो काम किया है वो कमाल काम किया है। उन्होंने लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि हम लोग कितने गंभीर संकट से जूझ रहे हैं। ये इन बच्चों ने इतने खूबसूरती से साबित कर दिया है। मैं आपको इसके पहले एक जानकारी और दे दूं कि लखनऊ में संजय गांधी पीजीआई जो है यहाँ पर, वहां पर एक संविदा पर लड़की काम करती थी, उसको केवल 3600 रुपए महीना मिलता था, और वहां नहीं करीब 250 से ज्यादा लोगों को 3600 रुपए मिलता था। उतने में उसका परिवार नहीं चलता था, पति मर चुका था। उसने अपना शरीर बेचना शुरू कर दिया और 17 सितंबर 2014 को उसको मोहनलालगंज में 4-5 लोगों ने उसको बलात्कार करके उसको रक्त रंजित लाश फेंक करके चले गए। ये बलरामपुर के तकरीबन 250 से ज्यादा जो गार्ड्स हैं, सुरक्षा से जुड़े हुए थे, उन्होंने हड़ताल कर दी थी। दरअसल ये 2014 और 2017 की घटना ही नहीं है, बल्कि आप देखिए अभी 2 महीना पहले 112 में, जिसके पैसा की आप लोगों ने बताया यहाँ पर कि 400 रुपए रोज उन पे पैसा दिया जा रहा था। क्या ये
रोष, दुख और अवसाद की ओर ले जाने वाली स्थिति नहीं है। आक्रोश भयानक हो जाता है, लेकिन ये लोग अवसाद के आगे जाकर के आत्मघात ही किया, लेकिन आत्मघात केवल अपना ही नहीं किया, सबको बताने के पहले किया है। कितना आसान नहीं होगा अब इन लोगों के लिए, 10-15 साल तक जेल में इनको रहना पड़ेगा। तो ये बच्चे छोटे से बच्चे नहीं है, इन्होंने बहुत सोच समझ करके फैसला किया है। लेकिन उससे ज्यादा इतनी बेहूदगी हरकत तो इन सांसदों ने की है कि उन्होंने नाम तो लेते हैं, सत्ता में आते हैं भगत सिंह को लेकर के, लेकिन सदन में घुस करके संसद में उन लड़कों को जिस तरीके से घसीट घसीट करके मारा है इन सांसदों ने, ये कौन सा आदर्श दिया है? इन बच्चों ने तो जो किया है अपने रोजी के लिए, रोटी के लिए, इन्होंने किसके लिए किया? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इससे हम देश को अगर इसको तत्काल समाधान नहीं किया जाए तो केवल मेरे ही बच्चे नहीं, आपके बच्चे भी और बच्चे के बच्चे भी यही हताशा, पराजय और उसके बाद भयावह अवसाद तक पहुंच जाएंगे, और हम और आप रोक नहीं पाएंगे उनको। ये संसद पर ये जो जो केसरिया रंग फैलाया गया है, इसके बहुत गंभीर नतीजे आएंगे अगर इसको तत्काल संभाला नहीं गया। ये संसद में घुस करके मारना जो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, और ये पूरे देश के लिए बड़ा खतरनाक होगा। हाँ, मैं सकता हूँ कि मैं पूरी बात कर दूंगा। जी जी जी, थोड़ा सा समय और लेंगे, अब आखिरी राउंड में थोड़ी सी इस पे ही चर्चा करेंगे। आपको सबीर साहब, एक घटना हुई थी लखनऊ में शायद 30 साल पहले, आपको याद होगा। एक गिरीश तिवारी थे, वो विश्वविद्यालय के छात्र थे और उन्होंने एक प्लेन हाईजैक कर लिया था। हाँ, ये 30 साल पहले की घटना है। हाँ हाँ, और उस वहां पे अटल जी तब सांसद थे शायद यहाँ पे, तो फिर वो अटल जी को उन्होंने बुलाया। अटल जी ने कहा वो क्या चाह रहे थे, उनकी बड़ी छोटी सी मांग थी। अब छोटी सी मांग के लिए उन्होंने ये कदम उठा लिया, उसको क्या कहेंगे। मांग ये थी कि आर्ट कॉलेज में फाइन आर्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स चालू किए जाए, और आज फाइन आर्ट में किए जाए, कोई सुन नहीं रहा था। तो सिर्फ इतनी सी बात सुनाने के लिए, वो अभी एक्टिविस्ट वो है अभी तिवारी जी, आलमबाग के कहीं रहते हैं एलडीए की तरफ, तो उन्होंने उसको हाईजैक कर लिया। तो बाद में उनको काफी कुछ उसको झेलना पड़ा, उनपे बहुत सारे मुकदमे लग गए, और अटल जी वहां गए तब वो बाहर निकले एयरपोर्ट से। और खैर उसका परिणाम ये हुआ कि वहां पे कोर्स चालू हो गया, फिर फाइन आर्ट विश्वविद्यालय के आर्ट फैकल्टी में फाइन आर्ट का परास्नातक का कोर्स चालू हो गया। तो इसके लिए, सिर्फ इसके लिए उन्होंने एक इतना बड़ा आंदोलन ले लिया था, है ना। तो कहने का मतलब ये कि लोग, एक बात मैं कहूंगा कि राजेंद्र जी की फिर भी इन चीजों को समर्थन तो नहीं दिया जा सकता है कि अगर हर कोई यही करने लगेगा तो फिर देश कैसे चलेगा, है ना। नहीं, ये देखना पड़ेगा, नियंता के लोगों को देखना पड़ेगा कि वो इन हालातों को पैदा क्यों कर रहे हैं, केवल बच्चों पर छोड़ करके। नहीं, मैं उसके कॉज पे नहीं जा रहा, मैं ये जा रहा कि छोटे से काम के लिए भी एक शख्स ने इतना बड़ा काम कर दिया था, और उनके पास उनको काफी कुछ, ये इन बच्चों को भी पता है कि हमको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, लेकिन सवाल ये है कि ये करने पे क्यों मजबूर है। ये भी तो देखना हमारी आपकी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि ये इस स्थिति में न पहुंचे। हमारी बात के लिए इतना कठिन हमको प्रयास ना करना पड़े, कि इतना कठिन प्रयास करना पड़े हमारी छोटी सी आवाज को। ये मतलब एक ये कहा जाए, ये अति है कि जब अति हो जाती है तो अब ये करना पड़ रहा है। अब वो देखिए, ये तो जांच का विषय है, उनके पीछे कोई शक्तियां हैं या नहीं है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। भारत एक नई सोच बिल्कुल पुष्टि नहीं करता। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि पढ़ने लिखने वाले नौजवान हैं और वो रोजगार न मिलने से फ्रस्ट्रेट हैं, प्रथम दृष्टया ये लग रहा है। अब उसके पीछे उनको अगर किसी ताकत ने हाईजैक कर लिया है, उस ताकत ने काम कराया है, तो वो भी गलत है और उनका तरीका गलत है। उनके तरीकों को हम समर्थन बिल्कुल नहीं करते, भारत एक नई सोच बिल्कुल उनका समर्थन नहीं करता, लेकिन चिंता का विषय ये है कि उसके पीछे जो कारण है उनको हम बिना कहे रोकेंगे भी नहीं। हम उस आवाज को उठाएंगे, उन कारणों को तलाशने की सवाल सत्ता से करेंगे और नीति नियंत्रण सवाल करेंगे कि ये स्थिति नहीं आए कि कोई दूसरे इस तरह के लोग जाके संसद में घुसे या इस तरह का प्लेन हाईजैक करें। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का और अपनी बात को पहुंचाने का सबको हक है,
और उस हक को सुना भी जाना चाहिए। अगर वो एक तख्ती लेके चल रहा है तो उस तख्ती को भी सुना जाना चाहिए, उसको नोटिस किया जाना चाहिए, बात यहाँ तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अब मैं आखिरी राउंड में मैं थोड़ा आपसे असहमत हूँ थोड़ा सा। उसकी वजह है ना कि पूरे 36 घंटे से ज्यादा हो चुका है इस हादसे का। हम लोग बहुत छोटी सी नोटिस पर एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, तैयारी के लिए पहुंचे हैं। सरकार के पास जो पूरी राष्ट्र की सबकी बड़ी संस्था है, हमारे होने की का पहली शर्त है, वहां पर यह हादसा हुआ है और सारी एजेंसी, पूरा सुरक्षा बल उसके बारे में ये केवल इतना ही बता पाया है कि वहां ये पढ़े लिखे बच्चे, उनका कोई कनेक्शन नहीं, ना पन्नू से कोई रिश्ता है, ना किसी अफजल गुरु से। तो ये हम बहुत स्पष्ट तरीके से ये तो मान लें कि पहले हमारी खुफिया और सुरक्षा संस्थाएं हैं वो पूरी तरह फेल हो चुकी है इस पूरे मामले में, और दरअसल उनको कुछ मिला ही नहीं है, तो इसलिए केवल टाइम ले रहे हैं और उसका पूरा मीडिया में किया जा रहा है। मीडिया किया जा रहा है जो इस तरीके से केवल अपने आप को जूते में फिर ऐसे चलती थी, फिर वो करता था, इसको लेकर के पूरा किया गया। ये पूरा बहुत बहुत भयावह झूठ के भवंडर में हम लोग हैं, इससे जल्दी जल्दी दूर हो जाए, बहुत अच्छा होगा। जी, कुमार चौधरी जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात को उठाया कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी। हमारी जो रॉ है, हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं वो क्या कर रही थी। अगर इतना बड़ा हमला होता है तो उनको तो पहले पता होना चाहिए, उनको इनपुट होना चाहिए। इसका मतलब हम कहाँ हैं? अगर ये सवाल खड़े होते हैं कि संसद पे इतना खतरा है, तो फिर सुरक्षा एजेंसियां अभी भी इतने पीछे हैं इस सदी में, जिसको हमने नई संसद बनाया था कि हमको इनपुट ही नहीं है कुछ। बिल्कुल ये बड़ा सवाल है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, ना कि इस पे होनी चाहिए कि वो रंग का कनस्तर देखिए, ये कनस्तर है, यही लेके आए थे, इसी से रंग उड़ा दिया। बिल्कुल, बहुत बड़ा ये बात मौजूद है कि हम एक विमर्श पे पहुंचे। एक बात मैं भी कहना चाहती थी, मैं नेशनल मीडिया में बिडिंग चालू हो गया होगा कि वो कनस्टर मैं खरीदूंगा 1 लाख में, मैं खरीदूंगा 4 लाख में। सर मैं ये स्टूडियो में कनस्टर आ जाएगा और उस पर डिबेट होगी। आ गया वही मैं सर बताने, हाँ अरे सर मैं बताने वाली थी कि जैसे मतलब 3-4 एंकर एक साथ खड़े थे और एक एंकर ने वो पकड़ा हुआ था, एक एंकर उनके हाथ से छीनते हुए छठदीवारी आज तक सबसे तेज नाम ले लेना चाहिए उसको ऐसे फान के, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां पे कोई खेल चल रहा हो, कोई मजाक चल रहा हो। सर कह रहे हैं कि ये जो युग जिसमें हम जी रहे हैं वो सूचना की सबसे बड़ी क्रांति है। यहाँ पर सूचना के इतने बड़े बड़े माध्यम है, कनेक्ट करने के इतने बड़े बड़े माध्यम है, मतलब संचार का बहुत ज्यादा माध्यम है। जिस युग में हम खड़े हैं, उसी युग में उसी देश का युवा अपनी बात रखने में इतना ज्यादा असमर्थ है कि उसको अपने बात का शोर उस तरीके से करना पड़ रहा है। ये एक मतलब अगर कहें कि संचार की सबसे बड़ी क्रांति के युग में हम हैं, तो आखिर ऐसा वो कौन सा माध्यम नहीं मिल पाया उन बच्चों को कि उनको ये सारी चीजें करनी पड़ी, आखिर वो क्यों ये सब किए, ये एक बड़ी बात हो सकती है। और एक बात और अगर बात हो रही है तो एक बात ये भी हो कि मुझे एकदम ठीक से याद है कि जब नए संसद का उद्घाटन हो रहा था तो करीब 3-4 दिन तक यही बताया जा रहा था कि इतना भव्य, इतना विशाल, इतना ये यहाँ पे सुरक्षा की ये चीजें हैं, वो चीजें हैं, ऐसा है वैसा है। जब कौन सी तलवार आई थी तो उसको यहाँ पर इस संसद भवन में रखना सबसे ज्यादा सुरक्षित है, एकदम हाईटेक, एकदम मॉडर्न, एकदम ये सारी चीजें बताई गई थी। अब छोटे बच्चे वहां पर पहुंच जा रहे हैं जिनको मतलब वो मुझे नहीं लगता उनको इस तरीके की जानकारी होगी कि कैसे सुरक्षा बंधनों को तोड़ा जाए। एकदम नॉर्मल पढ़े लिखे बच्चे, एकदम नॉर्मल फैमिली के बच्चे उस हाईटेक उस तरीके की चीजों को तोड़कर वहां पहुंच जा रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल तो फिर यही है कि किस तरीके की सुरक्षा है वहां पर कि हाईटेक संसद भवन में बच्चे पहुंच रहे हैं। ये मतलब जी प्रजन जी, आखिरी राउंड में आप कुछ कहना चाहेंगे कि जैसे अभी पल्लवी जी ने कहा कि अभी भी क्या प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा लोगों को, या उनको लग रहा कि अभी भी हम कहेंगे तो नहीं सुनेंगे, इतना सोशल मीडिया में ये तो एक्टिव थे, क्या अभी यहाँ भी कुछ बाउंड्रीज हैं? देखिए, सुनने से ये होता है कि कितने लोग सुनेंगे, फर्क इससे पड़ता है कि कितने लोग सुनेंगे। और अब तो ये जमाना ऐसा आ गया कि कितने भी लोग सुने, हमको कुछ करना ही नहीं है। एकदम सेम। अब तो ये हो गया है कि सुनने दो, हम तो अपनी ही चलेंगे। एक किसान आंदोलन हुआ था, 1 साल लग गए थे बिल को वापस लेने में, कितने किसान मर गए।
समझ रहे हैं ना? तो हमने भी कई प्रोटेस्ट कवर किया, हम लोग जाते हैं अक्सर, तो हम देखते हैं कि सुनने दो, हमको तो अपनी ही करनी, हम तो सत्ता में बैठे हुए हैं, है ना? हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा, ये चीज है सर। इस समय गुरूर है, जो भी सत्ता में आता है गुरूर में आता है, और खास करके जब बहुमत पूरी हो तो गुरूर हो जाता है। तो ये बात है कि आप कितनों को सुनाएंगे और सुना के कर क्या लेंगे, एक है चीज ना और, सर? हर जब साल जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी का बर्थडे आता है तो उसमें एक यूथ होता है, वो ट्विटर पर हमेशा उसको बेरोजगारी दिवस के दिन की तरह मनाता है। तो क्या हुआ, मतलब हर 3-4 सालों से लगातार मैं देख रही हूँ ट्रेंड पर चल रहा था, तो उसका आप कुछ एक हुआ चीज क्या देखिए तो बच्चे? सर, अगर आप किसी चीज का विरोध करेंगे या कुछ आवाज उठाएंगे, तो एक फौज और दूसरी तैयार है जो आपका विरोध करेगी, और बहुत बुरी तरीके से करेगी सर। अगर मान लीजिए आपने एक मुद्दा उठा दिया, आपने बोला कि देश में बेरोजगारी बहुत है, आपने ये लिख दिया है ना, एक पोस्ट डाल, देश में बेरोजगारी बहुत है, सरकार एकदम नाकाम है, कुछ नहीं कर रही है, मैं कोई भी सरकार की बात कर लूं, तो आप अपने कमेंट में जाइएगा तो नीचे देखिएगा कितने गाली देने वाले, बहुत सी बेहुदा तरीके के कमेंट करने वाले आपको मिल जाएंगे, समझ रहे हैं ना? तो जब भी आप ये चीजें फैलाने की कोशिश करेंगे तो एक आर्मी फौज लगी हुई है जो आपका विरोध करेगी, किस तरह से आपको रिपोर्ट करना है, अगर हाँ आपका पोस्ट वायरल भी हो रहा है, आपको लोग पसंद भी कर, तो किस तरह से आपको रिपोर्ट करना है, ये सारी चीजें हैं। और देखिए हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, जो भी है, चाहे हम लोग यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो, ट्विटर हो, कोई स्वतंत्र नहीं है, सबको व्यवसाय करना है, इंडिया में करना है। इंडिया 17% का मार्केट रखता है पूरे वर्ल्ड का, है ना? पॉपुलेशन यहाँ है तो कितनी बड़ी मार्केट है इंडिया की, इंडिया में करना है तो जाहिर सी बात है इंडिया में रह के इंडिया की सरकार या कोई भी व्यापारी किसी भी देश में जब कोई व्यापार करता है तो वहां की सरकार से बैर करके नहीं कर पाता है, तो वो भी उन्हीं चीजों को दिखाएगा जो सरकार के फेवर में रहेगी, हर कोई। फिलहाल इस मामले में यूट्यूब को मैं थोड़ा सा कहूंगा बहुत अच्छा है, जो मतलब थोड़ी सी चीजों को रखता है, कि भाई, हाँ, अभी तक है ना? अभी तक किसी को बैन नहीं किया है, सबको अपनी बात कहने के नहीं लिए करता है, अभी बिल्कुल यूट्यूब भी स्वतंत्र। करता है, गलत करता है, कभी कभी थोड़ी तरीके से करता है, लेकिन तब भी बहुत बेहतर साधन है। लेकिन फिर भी वही मैं कहूंगा कि जब तक देश के लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम मंदिर और मस्जिद और इन सब के पीछे पड़े रहेंगे, तब तक ये रोजगार का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, ये सब सर मुद्दा ही बन के रहेगा। हकीकत कभी नहीं आएगा कि हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाएं फ्री हो जाए सबके लिए, अभी है ना? सर और मुझे अच्छी भी हो जाए, फ्री तो खैर अलग बात है, फ्री हम्म का तो बट ही रहा है, अच्छी हो जाए, बेहतर शिक्षा बेहतर हो, रोजगार बेहतर हो, व्यवसाय अब बेहतर पल्लवी हो। जी आप कहिए, इसके बाद फिर फाइनल कमेंट कुमार सुधीर का नहीं, आएगा, इसके बाद वाइंड अप करेंगे, 40 मिनट हो गए हैं, हमारा टाइम एकदम हो गया है। पल्लवी जी क्या एकदम जब कहना चाहते अभी सर जब बात कर रहे थे तो मुझे एक डिबेट याद आया, मुझे चैनल का नाम ठीक से याद भी नहीं है और मैं बताना भी नहीं चाहती। मैं एक डिबेट देख रही थी, बहुत बड़ा भव्य डिबेट वहां पे रखा गया था जनता के बीच में। एक एक बच्चा खड़ा होता है, उसको बाकायदे एक बड़ी एंकर माइक देती है, वो बच्चा रोजगार का मुद्दा उठा रहा होता है, फिर वो एंकर कहती है इतना आउटडेटेड सवाल, कुछ नया और अच्छा सवाल करो। फिर वो बच्चा कहता है तो मंदिर का सवाल पूछ लूं मैडम, उस पे मैडम माइक लेके वहां से चली जाती है। तो वही जब सर बता रहे थे तो वही मुझे किस्सा याद आ गया कि कोई बच्चा अगर उठ के रोजगार के मुद्दे पर सवाल कर भी देता है तो एंकर ये कहते हैं इतना आउटडेटेड सवाल पूछ रहे हो, ढंग का सवाल पूछो। तो बच्चे ये समझ गए हैं कि ढंग का सवाल है ही नहीं मंदिर मस्जिद के अलावा। ये बिल्कुल वो किस्सा याद आ रोजगार, गया। बिल्कुल रोजगार में कुछ आकर्षण नहीं है, कुछ उसमें टीआरपी नहीं है, कुछ उसमें वो घिसा पिटा चीज लगता है, वो आम जीवन से जुड़ा हुआ है, ऐसा ऐसा लगता है आजकल के एंकर मसाला को नहीं या है। आजकल की पत्रकारिता को। हर आदमी रो रहा है, हर आदमी रो रहा है, लेकिन वो जिस चीज के लिए रो रहा है वो उसी मुद्दे को सुनना नहीं चाह रहा, ये विडंबना है सर देश की, मुझे बिल्कुल लगता ग्राउंड पे है स्थिति ना? ये है कुमार साहब, सौबीर साहब, जी ये हम लोग तो हम लोग कनस्तर पे चर्चा नहीं कर रहे, हम लोग उस कनस्तर के दर्द पर चर्चा कर रहे हैं कि कनस्तर क्यों जलाया, उसके पीछे कारण आएगा तब हम फिर चर्चा कर लेंगे, भाई ये कारण है। प्रथम दृष्टया तो नहीं लगता, अगर लगता तो फिर हमारी एजेंसीज का इनपुट क्या था, सुरक्षा कहीं कुछ तो मिला होता, सख्त हुए होते हम। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है। ठीक है, फिर भी सरकार सरकार है, जांच में क्या आएगा, एसआईटी गठित हो गई है और मेरे ख्याल से सीआरपी के डीजी उसकी जांच कर रहे हैं, वो मुखिया बनाए गए इस एसआईटी के। अब जांच में जो आएगा वो सामने आएगा, फिर हम चर्चा करेंगे। सौबीर साहब फाइनल कमेंट, क्या ये स्थिति जो हुई ये क्या एक सवाल खड़ा नहीं करती है? हमारे लिए शर्म का बात नहीं है, सब चारों पढ़े लिखे रोजगार की तलाश में थे।
मैं फिर वहीं से जाना चाहूंगा कि एक पराजय और उसके बाद हताशा, उसके बाद अवसाद। अगर हम अपने बच्चों को अ, नहीं समझा पाएंगे, उससे उबर नहीं कर पाएंगे, तो फिर और ये तभी हो पाएगा, ये तभी हो पाएगा जब हम धर्म से अलग हट करके बातचीत करें, जाति को लेकर के अलग तरीके से बातचीत करें, हम विकास की बातचीत करें, हम बेहतर है। विकास का मतलब होता है कि जो स्थिति है उससे बेहतर स्थिति पर पहुंचाए, बच्चे को दिखाएं। ये बहुत जरूरी है और एकजुटता बहुत जरूरी है हम लोगों के बीच में। हमें देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे और हमारे आसपास के बच्चे किस तरीके से सोच रहे हैं, और ये सोचने की जिम्मेदारी परिवार के मुखिया के तौर पे है। और मुखिया के तौर पर अगर देखा जाए तो ये सांसदों का, प्रधानमंत्री और द्रौपदी मुर्मू का भी है कि उन्होंने केवल लखनऊ में आकर के पूरे यातायात को तबाह तो कर दिया, लेकिन उसके अगले दिन संसद में क्या-क्या हुआ, इसका अगर वो सबक नहीं ले पाएंगे तो न वो राष्ट्रपति न बन पाएंगे, न प्रधानमंत्री बन पाएंगे, और न सांसद या फिर नया पैगोडा जैसा कुछ संसद भवन बन पाएगा। ये चीजें सजीव चीजों से होती हैं, और सजीव होती हैं तो मानव होता है, मानव बच्चा करता है और नई चीजों को बनाता है। मेरी ख्वाहिश है और मेरे मेरे शुभकामनाएं हैं कि बच्चों इसको इस तरीके से कोई नए तरीके से खोजना पड़ेगा उन बच्चों को भी। लेकिन हमें सबसे पहले अपनी लीक को और अपने सड़क पे जो पड़ी गंदगी है अपने दिमाग से, उसको साफ करना पड़ेगा। बच्चे तभी उस रास्ते में बहुत खूबसूरती के साथ आगे कदम बढ़ा पाएंगे। बस इससे ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा। मेरी मूल चिंता का विषय केवल हमारे बच्चे हैं। जी सौभिक साहब, जी देखिए, हमको हमारे चैनल में जिस चीज पे आज हमने चर्चा की कि आखिर क्या ऐसी परिस्थितियां बन गई कि इन बच्चों को, जो कि सामान्य परिवेश के बच्चे हैं, और ये एक विचारधारा तो कोई भी, आप भगत सिंह का नाम लेते हैं तो वो तो कोई भी क्रांति होती है या कोई भी इस तरह के काम में जो हम जिंदाबाद या आगे नारे लगाते हैं तो भगत सिंह आते हैं। तो भगत सिंह को लाना कोई अपराध नहीं है, जहां तक मैं समझता हूँ। बात भगत सिंह की भी होगी, अपने हकों की बात होगी तो भगत सिंह की बात होगी, जहाँ पे बात सुनाने की बात होगी तो भगत सिंह की बात होगी। भगत सिंह की बात करना मेरे ख्याल से, मैं समझता हूँ, कोई अपराध नहीं है। लेकिन ऐसा समय आ गया कि अब हमको अपनी बात को कहने के लिए, पहले तो मीडिया था, हम समझते थे कि मीडिया से बात कह देते थे तो लोग समझते थे मीडिया में कह दी अब हो जाएगा। वो चीज हमने खो दी शायद, सोशल मीडिया पे हम कहने लगे। और एक ग्राउंड होता था कि भाई यहाँ पे हम धरने पे बैठेंगे तो सरकार हमारी सुधी लेगी, वो चीज भी हमने खो दी। जंतर मंतर हमने खो दिया। निर्भया कांड के बाद शायद ही कोई ऐसा मोबिलाइजेशन हुआ जहाँ पे मोब इकट्ठा हुआ या किसी मसले पे डिस्कस किया हो। जिसके गर्भ से ये नई सत्ता निकली उसको ही खत्म कर दिया। अब ग्राउंड पे लोग कभी एकत्र नहीं हुए निर्भया कांड के बाद से, उस जड़ को ही काट दिया गया। तो शायद मुझे लगता है कि ये उसकी भी उत्पत्ति हो सकती है कि अब ये यहाँ गए। खैर वो तो जांच का विषय है, जांच ही बताएगी कि आखिर ये क्या है। लेकिन ये है कि हाँ, जो हम स्क्रीन पे देखते हैं, जो हमको दिखाया जाता है, ग्राउंड पे रियलिटी वो नहीं है। हमारी दिक्कतें हैं, हमारे यूथ के साथ दिक्कतें हैं। हमने इस पे चर्चा की, आप सब लोग आए, कुमार सौभिक साहब आए, आपका बड़ा धन्यवाद। पल्लवी जी आपका धन्यवाद। ब्रजेन कुमार जी आपका धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।